इन एक स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाता। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या हमें डिफेंसिव एयरक्राफ्ट चाहिए या ऑफेंसिव। Su-57 डिफेंसिव है, F-35 ऑफेंसिव है। वो डिजाइंड है इंट्रूड करके डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये जो मैसेज ट्रंप ने दिया कि हम इंडिया को अल्टीमेटली F-35 ऑफर देंगे, ये मैसेज दुनिया के लिए है कि इंडिया एक ट्रस्टेड देश है। अब तक साउथ कोरिया, जापान और फिलीपींस की बात है, इन तीनों देशों के साथ यूएस की एक डिफेंस ट्रीटी है। ठीक है, और ये डिफेंस ट्रीटी के लिहाज से। जय हिंद मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। सर आज एक बड़ा अहम इशू जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने दुनिया में खलबली मचा रखी है। जिस प्रकार से अमेरिका और रूस के बीच बातचीत चल रही है, जेलेंस्की को एक साइड में रखा गया है और जो तमाम मदद अमेरिका यूक्रेन को दे रहा था उस मदद को अब धीरे धीरे बंद कर दिया जा रहा है। इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप के आप कैसे देखते हैं? इसका क्या इंपैक्ट पूरे यूरोप पर होगा सर? क्योंकि यूरोप अलग से मीटिंग फ्रांस में कर रहा है, यूरोप में भी एक हलचल है, नेटो में एक हलचल हम देख रहे हैं। क्या इंपैक्ट होने वाला है सर इस फैसले का यूरोप पर? देखो, पहली बात, यूरोप और यूएस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्गेनाइजेशन और यूरोप के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। वो इस प्रकार है, चंद जो मेजर है। पहली बात, यूरोप ये समझ रहा है कि यूक्रेन के बाद रशिया यूरोप के खिलाफ आएगा या यूरोपियन नेशंस के खिलाफ आएगा और नेटो को एंगेज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि वो नहीं होगा, और उनका ये इंसिस्टेंस है कि रशिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है यूरोप में, ना नेटो के साथ एंगेज करने की। दूसरी बात, जो रशिया का प्राइम रीजन था यूक्रेन को एंगेज करने के लिए, वो था कि नेटो एक्सपैंड कर रहा था यूक्रेन को इंक्लूड करने के लिए। जी सर। और इसके खिलाफ रशिया था, और डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मेन असिस्टेंस यूरोप को यूएस दे रहा था। यूएस का डिफेंस बजट काफी हाई है। यूरोपियन नेशंस अभी तक 2% तक नहीं पहुंचे हैं अपना जीडीपी को डिफेंस में देने के लिए जी। तो इसका मतलब उनका डिपेंडेंसी सिर्फ यूएस पे है, और यूएस ये कह रहा है कि आप अपना डिफेंस की अपनी जिम्मेवारी लो। हम हैं, पर अगर आप अपनी तरफ से करोगे नहीं, आप सब हमसे एक्सपेक्ट करोगे, तो ये गलत है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो यूएस का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उसने यूक्रेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप में ये बोला। जी। जो वांस है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, उसने भी यूरोप में यही बात बताई है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और मैसेज क्लियर किया है, आपका कॉन्टिनेंट है, जिम्मेवारी आप लोगे। हम जिम्मेवारी अगर लेंगे, हमारा डिफेंस बजट एक्सपेंड हो रहा है, आपकी तरफ से क्या है, तो दोनों का शेयर इक्वल होना चाहिए। और यूक्रेन के ये खिलाफ है कि यूक्रेन को हम फंड कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ है नहीं, और रिजल्ट है नहीं, और रशिया को इंगेज कर रहे हैं वॉर में किस बात के ऊपर, कि आपको नेटो में आना है, और नेटो एक्सपैंड करेगा तो रशिया गुस्सा होगा, कोई डाउट नहीं है। तो उनका कहना बहुत क्लियर है कि अगर लड़ाई बंद करनी है, तो पहला मैसेज उन्होंने रशिया को दे दिया कि यूक्रेन को नेटो में आएगा नहीं जी। ये बात खत्म हो गई। और अब जो बातचीत होगी वो रिजॉल्व करेगी कि लड़ाई कहां पे एंड होना है। और जो पीट हेगवर्थ, जो उनका डिफेंस सेक्रेटरी, उसने क्लियरली बोल दिया कि अगर यूक्रेन सोच रहा है कि 2014 के बॉर्डर उनके पास रहेंगे और अभी जो जमीन गई है सब वापस आएगी, वो नहीं होगा। कुछ ना कुछ उनको छोड़ना पड़ेगा, और तभी जाके पीस आएगी। ठीक सर। अब एक पॉइंट और, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अमेरिका के बारे में अभी कहा भी जा रहा है कि एक ट्रस्टेड अलाई नहीं है। जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से अफगानियों को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़कर अमेरिका तालिबान से निकला, और आज भी लाखों की तादाद में अफगानी पाकिस्तान में बसे हुए हैं, लेकिन अमेरिका अपने दरवाजे नहीं खोल रहा है।
अभी उसी प्रकार यूक्रेन को 2-3 साल तक पीछे से बैकअप किया, जेलेंस्की को उकसाया, यूक्रेन को उकसाया, एक भरोसा दिया कि हम आपको नेटो में ले लेंगे, लेकिन अब पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया, अमेरिका वहां से भी निकल लिया। क्या जो देश एशिया में, खासकर मैं ताइवान की बात करूं, फिलीपींस की बात करूं, जापान की बात करूं, साउथ कोरिया की बात करूं, ये 4 से 5 देश ऐसे हैं जो अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और चाइना लगातार अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है, और चारों 5 देशों की चाइना के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कोई ना कोई। तो क्या इन देशों को भी अब सोचना होगा कि आने वाले वक्त में अमेरिका हमारे पीछे, हमारे साथ खड़ा नहीं होगा? सर, पहली बात, जहां तक साउथ कोरिया, जापान और फिलीपींस की बात है, इन तीनों देशों के साथ यूएस की एक डिफेंस ट्रीटी है। ओके, ठीक है, और ये डिफेंस ट्रीटी के लिहाज से यूएस की जिम्मेवारी है इन देशों को प्रोटेक्ट करना। तीनों देश कुछ ना कुछ पेमेंट दे रहे हैं यूएस को, और ट्रंप इस बार बढ़ाएगा वो यूएस ट्रूप्स को उनके सॉइल पे डिप्लॉय करने के लिए। इनका जो रिलेशनशिप है, और जो यूएस का यूक्रेन के साथ ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है, ना कि यूएस का कोई तालिबान या अफगानिस्तान के साथ था। ठीक है, फर्क एक है। दूसरी बात, अगर आप देखो जो यूएस का पॉलिसी था ताइवान के साथ, उसके अंदर एक बहुत जरूरी सेंटेंस था। वो सेंटेंस था जो काफी सालों से चल रहा था, यूएस डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस। जी, ये सेंटेंस अब यूएस ने उसमें से निकाल दिया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना को मैसेज दे रहा है। जी, अगली बात, जो भी पीट हेगवर्थ ने ये यूक्रेन के जो डिफेंस ग्रुप को जब उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने ये बोला कि यूरोप अपनी डिफेंस को अपनी जिम्मेवारी ले, क्योंकि यूएस का एम्फेसिस अब चाइना को कंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर ये मैसेज यूएस क्लियरली दे रहा है यूरोप में कि हमारा एम्फेसिस इंडो चाइना पे जा रहा है, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट इधर है। और जो अभी तक हम समझ रहे थे वो कि यूरोप को यूएस इसलिए बोल रहा है कि अपनी जिम्मेवारी देखो कि वहां पे थ्रेट नहीं है, थ्रेट इंडो पैसिफिक में है, और यहां पे यूएस का एम्फेसिस शिफ्ट हो रहा है। जी, एक पॉइंट और, क्योंकि जो अमेरिका की कंपनियां हैं या अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें जो ये हथियार बनाती हैं कंपनियां, जो वेपन्स बनाती हैं, जो गोला बारूद बनाती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये कंपनियां तभी तक चलती हैं जब तक दुनिया के किसी हिस्से में जंग होती रहती है। तो जैसा आपने इंडो पैसिफिक की बात कही, तो क्या अब हम एक फोकस देखेंगे कि इस एरिया में कुछ गर्माहट होगी, और इन कंपनियों का, अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो मेन हिस्सा आता है, वो लगातार काम करता रहेगा, चलता रहेगा? यूरोप के ऊपर अब जोर लग रहा है कि आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। वो कहां से लेंगे? कंपनियां यही हैं। जी, जब तक यूक्रेन युद्ध अभी चल रहा था, यूरोप यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा था वेपन्स और एम्युनिशन, उन्होंने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को वॉर टाइम के लिए तैयार नहीं किया। बिल्कुल सर। वो सिर्फ यूएस की इंडस्ट्री से आ रहा है। तो यूएस की इंडस्ट्रीज अभी भी सेल्स करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। यह है कि यहां पे युद्ध नहीं, यहां पे चाइना को कंटेन करने के लिए अपग्रेडेशन तो होता रहेगा। और बाकी जो देश हैं जिनके साथ यूएस सेल्स करेगा, वो सेल्स होता रहेगा। इतना है कि अप डाउन होता ही रहता है, और इन कंपनियों के ऊपर इतना लॉस नहीं होगा कि उनका बिजनेस बंद हो जाए। ठीक सर, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में थे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, और F-35 को लेकर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने एक भारत को ऑफर दिया, और अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदे, और हम देख रहे हैं कि हाउजर्स हैं हमारे पास, अपाचे हैं, चिनूक हैं, वो अमेरिका के बने हुए हैं, कई और हथियार अमेरिका के बने हुए हैं। इस बीच क्या एक प्रेशर हम देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से इंडिया के ऊपर कि आप रूस से हटकर या फ्रांस से हटकर अब हमारे ऊपर फोकस करो, जो व्यापार घाटा है उसको कम करो, और हथियार हमसे ज्यादा लो? सर,
देखो, ये जो F-35 का है, ये एक स्टेटमेंट था। ओके सर। कोई देश इतना इन एक स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाता। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्या हमें डिफेंसिव एयरक्राफ्ट चाहिए या ऑफेंसिव? Su-57 डिफेंसिव है, F-35 ऑफेंसिव है। वो डिजाइंड है इंट्रूड करके डिस्ट्रॉय करने के लिए। Su-57 बेसिकली डिफेंसिव कम ऑफेंसिव है। रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, कॉस्ट फैक्टर अलग है, लाइफ साइकिल कॉस्ट अलग है। अगर हमें रिक्वायरमेंट है कितने स्क्वाड्रन की, और अगर चाहिए तो कब चाहिए, क्योंकि हमारे पास शॉर्टफॉल है। पर ये जो मैसेज ट्रंप ने दिया कि हम इंडिया को अल्टीमेटली F-35 ऑफर देंगे, ये मैसेज दुनिया के लिए है कि इंडिया एक ट्रस्टेड देश है। इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वेपन्स हम देने को तैयार है। पहले यूएस का ब्लॉक था कि इंडिया को, जब तक इंडिया S-400 मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम रशियंस का इस्तेमाल कर रही है, हम इन्हें कोई अपना एयरक्राफ्ट नहीं देंगे, क्योंकि उससे सिग्नेचर्स पता लग जाएंगे और ये रशिया को मिल जाएगा। पर ये जो ऑफर ट्रम्प दे रहे हैं, इसका मतलब कि जो पहले ब्लॉक्स थे जी, इंक्लूडिंग F-15, F-15A, F-21, ये अलग अलग ऑफर्स आ रहे थे अलग अलग टाइम। बिल्कुल सर। ये जो ब्लॉक्स थे ये सब उठ गए, ओके और सर। अब जो इंडिया को ऑफर दे रहे हैं, दूसरी बात यह है कि बहुत कम देशों को ये ऑफर मिला F-35 को। टर्की जो जो नेटो वाला है, जो नेटो मेंबर है, अलाई है, जी, उसको भी F-35 ऑफर नहीं दे रहे हैं, और उसके पास भी S-400 है। पर अगर इंडिया को दे रहे हैं, इसका मतलब भरोसा अलग है। ओके, कुछ तो हम बात ले है। ना ले, ये हमारे ऊपर है। ये बहुत आगे की कहानी है। ट्रायल होना है, जी टेस्टिंग जी, होना, वैल्यूएशन होना है। एक सेंटेंस के साथ नहीं लेते। अब जब रफेल लिया, रफेल के साथ यूरोफाइटर, F-16, रफेल, तीनों सब 3-4, वो स्वीडिश का ग्रैपेन, ये सब कंपेयर किए गए, और अल्टीमेटली हमने जो सेलेक्ट किया, वो जो हमें चाहिए था सेलेक्ट किया। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। पर ये जो ऑफर देना, इसका एक अलग मतलब है। जी, कि कह सकते हैं कि दुनिया को एक मैसेज दिया गया है कि भारत एक ट्रस्ट है भारत के ऊपर, और यही कारण है कि टर्की थोड़ा सा परेशान भी आया और बीच में ऐतराज भी आया वहां से कि भाई उनके पास भी S-400 है, लेकिन आप उनको F-35 दे रहे हैं, हमें आप नहीं दे रहे हैं। तो लेकिन चलिए, आप आए सर, और इतने मुद्दे, इतने गंभीर मुद्दे पर इतने आसान शब्दों में आपने समझाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, शुक्रिया जय, सर, थैंक यू सर। थैंक यू।